एक दिन अचानक गांव के पास वाली नदी में अधिक पानी आ गया। पानी बढ़ने की वजह से कविता की झोपड़ी में पानी भरने लगा। माँ चलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं। झोपड़ी के बाहर ही लकड़ी जलाकर कुछ बना लेंगे खाने के लिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों जंगल की तरफ लकड़ी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों उसी कुटिया के पास पहुंचते हैं जहां साधु महाराज की कुटिया थी। धर्मपुर गांव में एक भोला नाम का गरीब व्यक्ति गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। भोला बहुत सीधा साधा और साफ दिल का व्यक्ति था, जो दिन भर अपनी पत्नी कविता और बेटी रीमा सीमा के साथ मिलकर मिट्टी का दिया बनाया करता था। वह इतना गरीब था कि गांव वाले उससे घृणा करते थे। कोई भी गांव वाले भोला और उसके परिवार के आसपास आना पसंद नहीं करते थे। ठीक है कविता, अब कितना दिया बनाओगी? अब मैं बाजार होकर आता हूँ, बस आज कुछ दिया बिक जाए। रोज यही सोचकर जाता हूँ कि आज कुछ न कुछ बिक ही जाएगा, लेकिन खाली हाथ वापस लौटता हूँ। पिताजी आप क्यों परेशान होते हैं? आज कुछ न कुछ बिक ही जाएगा। जी पिताजी, दीदी ठीक कह रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और भोला बाजार के लिए निकल जाता है। दिया ले लो, दिया शुद्ध काली मिट्टी के बने दिया ले लो, रंग बिरंगे दिया ले लो। दिखाओ बेटा, कैसा कैसा दिया है तुम्हारे पास? हाँ चाची, लीजिए ना, रंग बिरंगे दिए हैं आपके लिए, 4 के साथ एक मुफ्त है। हाँ हाँ काकी, ले लो इस मनहूस गरीब से दिया। पता नहीं इसका दिया खरीद कर न जाने हमारे घर पर भी गरीबी आ जाए। भोला ये सब बातें सुनकर दुखी हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी एक गरीब बुढ़िया हूँ। गरीबी अमीरी सब समय का खेल है। तुम मुझे 4 दिया दे दो। जी काकी, ये लो 4 दिया और उसके साथ एक मुफ्त। काकी दिया लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम होने को आई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। मेरी पत्नी और बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। भोला बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह हर रोज की तरह बाजार में दिया बेचने आया था। हर रोज भोला का 4-5 दिया बिकता था, या किसी दिन बिकता ही नहीं था। लेकिन आज भोला का 15 दिया बिक चुका था। इस कारण भोला बहुत खुश था। आज लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। चलो कम से कम इतने पैसे में 2-3 दिन का राशन आ ही जाएगा। रीमा सीमा सुनकर ही खुश हो जाएगी। आखिरकार मेरी बच्चियों को अपने पिता की गरीबी का सामना करना पड़ता है। उसने कुछ पैसों के रीमा सीमा के लिए नए कपड़े ले लिए। भोला खुश होकर अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी भोला को पीछे से आवाज आई। अरे वो भोला, जरा ठहरो तो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ भैया बोलिए। गांव वालों से सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाते हो। मुझे अपने घर के लिए शुद्ध मिट्टी के कुछ दिया और बर्तन चाहिए। जी बिल्कुल, आप बस ये बताइए कि आपको कितने बर्तनों की आवश्यकता है। मैं 2 दिन बाद आपके घर पहुंचा दूंगा। 5 मटके और 50 दिए चाहिए। आप बेफिक्र होकर जाइए भैया, आपका काम हो जाएगा। भोला मन ही मन बहुत खुश होते हुए अपने घर की ओर चल देता है। अरे ओ रीमा सीमा बिटिया, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कि क्या लाया हूँ। हाँ पिताजी, क्या लाए हैं हमारे लिए? ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए नए नए कपड़े लाया हूँ। रीमा सीमा दोनों कपड़े को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कविता भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है। कविता, 2 दिन बाद हमें 5 मटके और 50 दिए का ऑर्डर मिला है। हमें मिलकर जल्द से जल्द बनाना होगा। कहाँ का ऑर्डर मिला है आपको? अरे हमारे पास वाले गांव में राम प्रकाश भैया है ना, उन्हीं के यहाँ पूजा है, उनके घर ही ये सब देना है। हम उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। फिर वे दोनों काम पर लग जाते हैं।
कितना दिन तक हम जवान बेटी को घर बैठा कर रखेंगे? रीमा अब ब्याह के काबिल हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का क्यों नहीं देखते हैं? तुम ठीक कह रही हो कविता, लेकिन इतनी गरीबी में कौन करेगा रीमा से शादी? हाँ, तो गरीबी का मतलब ये तो नहीं कि हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी। ठीक है, मैं जिस दिन राम प्रकाश भैया के यहाँ जाऊंगा तो उनसे ही कुछ मदद मांगूंगा। दो दिन बाद भोला मिट्टी के बर्तन को तैयार करके राम प्रकाश के यहाँ निकल पड़ता है। जाते जाते शाम हो जाती है। भोला का कंठ सूखने लगता है। कहीं आस से पास में किसी का घर भी नहीं है, इतना जोरों की प्यास लगी है। चलते चलते भोला को रास्ते में एक छोटा तालाब दिखाई देता है। भोला अपने बर्तन वाले पोटली को वहीं रख देता है और पानी पीने चला जाता है। भोला पानी पीकर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक जहरीला सांप डस लेता है और भोला वही बेहोश हो जाता है। उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उनकी नजर भोला पर पड़ता है, जो बेहोश जमीन पर पड़ा था। साधु महाराज भोला के पास जाते हैं। इसे तो कोई जहरीला सांप ने डस लिया है। साधु महाराज भोला को अपने कुटिया में ले जाते हैं। 4 दिन बीत जाता है, भोला को होश नहीं आता है। उधर उसकी पत्नी और बेटी भोला को खोजते खोजते राम प्रकाश के यहाँ पहुँच जाते हैं। भोला तो बर्तन लेकर आया ही नहीं, मैं तो कहीं और से बर्तन लाया हूँ। ये बात सुनकर कविता और उसकी बेटियां रोने लगती हैं। आप चिंता मत कीजिए, भोला को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। सब लोग भोला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन भोला कहीं दिखाई नहीं देता है। सब लोग थककर अपने घर चले जाते हैं। पता नहीं पिताजी कहाँ और किस हाल में होंगे। 1 महीना बीत गया, लेकिन भोला का कोई खबर नहीं आया। भोला की पत्नी दिया बनाकर खुद बाजार बेचने जाती थी और उसी से अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। 1 महीना हो गया, लेकिन इस बच्चे को अभी तक होश नहीं आया है। इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। साधु महाराज के जंगली औषधि से धीरे धीरे भोला के स्वास्थ्य में परिवर्तन होने लगता है। कुछ दिन बाद भोला को होश आ जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त खो गई रहती है। मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बेटा, तुम्हें एक जहरीला सांप ने डस लिया था और तुम वही बेहोश जमीन पर पड़े थे। मैं वहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें उठा लाया। महाराज, मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? बेटा, तुम लगभग 1 महीने से बेहोश पड़े हो। लगता है कि विष ज्यादा जहरीला होने की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नया जीवन दिया है, लेकिन अगर मेरा कोई परिवार होगा तो बहुत परेशान हो रहा होगा। बेटा, सब भगवान की मर्जी है। जो जहां है सुखी है। तुम परेशान मत हो। इसलिए भोला महाराज के साथ उसी कुटिया में रहने लगा और इधर कविता और उसकी बेटी जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन गांव के जाने माने व्यापारी सेठ लालमोहन और उसकी पत्नी मालती देवी आपस में बात कर रहे थे। मालती, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। उसका उम्र भी तो हो गया है। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए तो एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे और अपने सास ससुर की सेवा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अब बेटा भी शादी लायक हो गया है। बस हमें एक ऐसी लड़की मिले जो सुंदर और समझदार हो, जो हमारे घर को हमेशा जोर कर रखे,
घर को संभालने वाली सुंदर और संस्कारी हो। मालती, तुम सही कह रही हो। बस कोई नजर में ऐसी लड़की नहीं है। मैं मुनीम जी से बात करता हूँ। अगर उनके नजर में कोई होगी तो वो बताएंगे। ठीक है, आप मुनीम जी से बात कीजिए। सेठ और उसकी पत्नी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगे। सेठ जी, गांव में एक गरीब कुम्हार का घर है। गांव वालों से सुना है उसकी 2 बेटी हैं, जो सुंदर और घर का सारा काम जानती है। ठीक है मुनीम जी, हम कल ही चलेंगे रिश्ता लेकर। लेकिन इतने गरीब से हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? मैंने सुना है गांव वाले घृणा करते हैं। बिना पिता की बेटियां हैं, पता नहीं कैसे संस्कार होंगे। मालती, एक बार देखकर आने में क्या हर्ज है? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आई तो हम रिश्ता नहीं करेंगे। मालती वहां जाने के लिए मान जाती है। कल होते ही सेठ और उसकी पत्नी मालती देवी कुम्हार के घर जाते हैं। अरे सेठ साहब, आप और मालती बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए कैसे आना हुआ इस गरीब के घर? राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी। आपकी बेटी कामकाज करने वाली है और पूरे घर को अकेले संभाल लेती है और देखने में भी सुंदर है। हम अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, आपकी बड़ी बेटी रीमा के लिए। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया है। सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? बहन जी, हम मजाक नहीं करते। ते आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सेठ जी, आपको तो पता ही होगा, रीमा के पिताजी कुछ दिनों से लापता है और मैं उनके बिना ये सब कैसे करूँगी? हमारे पास बस एक वक्त का रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होता। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे सेठ और सेठानी जी, अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लाए हैं बेटी। हमारे बेटे को ऐसे ही संस्कारी और सुंदर लड़की की जरूरत है। मुझे भी रीमा बेटी बहुत पसंद है। और बहन जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, शादी की सारी तैयारी हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है बहन जी, एक अच्छा मुहूर्त निकलवाकर मैं आपको बता दूंगी। उसी दिन हम एक मंदिर में दोनों का विवाह करवा देंगे। अब क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो मेरी बच्ची को देने के लिए एक जोड़ा अच्छा कपड़ा भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। ये कैसी बात कर रही है बहन जी? मुझे तो बस आपकी बेटी चाहिए। इतना कहकर मालती देवी और सेठ अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। एक तरफ कविता अपनी बेटी के लिए खुश थी और दूसरी तरफ अपने पति को दिन रात याद करके रोती थी। रीमा और सेठ की शादी खुशी खुशी हो जाती है। सीमा और उसकी माँ दोनों अपना जीवन फिर से वैसे ही जीने लगते हैं। उधर भोला को भी धीरे धीरे उसकी याद वापस आ रही थी। एक दिन अचानक गांव के पास वाली नदी में अधिक पानी आ गया। पानी बढ़ने की वजह से कविता की झोपड़ी में पानी भरने लगा। माँ, चलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं। झोपड़ी के बाहर ही लकड़ी जलाकर कुछ बना लेंगे खाने के लिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों जंगल की तरफ लकड़ी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों उसी कुटिया के पास पहुंचते हैं जहां साधु महाराज की कुटिया थी। देखो ना माँ, किसी साधु महाराज जी का कुटिया लगता है। चलो ना उनका दर्शन कर लेते हैं। और दोनों उसी कुटिया के तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रणाम बाबा। जीती रहो बेटी। उतना में ही वहां पर भोला आ जाता है। भोला कुछ देर तक कविता और सीमा को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद भोला को सब याद आ जाता है और भोला रोने लगता है। महाराज जी, मुझे सब याद आ गया। ये मेरी पत्नी और बेटी है कविता। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से न जाने तुमने क्या क्या झेलना पड़ा होगा। कविता और सीमा खुशी से भोला के गले लग जाते हैं। अब मुझे आज्ञा दे महाराज, आपने मेरी बहुत सहायता की है। आपकी वजह से मुझे नया जीवन और अपने परिवार से दोबारा मिलने का मौका मिला है। नहीं बेटा, तुमने इतना दिनों में अपना सारा कर्ज उतार लिया। बेटा, अब तुम्हें भगवान ने नया जीवन दिया है। जाओ अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताओ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
लो बेटा, इस मिट्टी से तुम एक दिया बनाकर अपने घर के आंगन में रात को जलाना याद रहे। इस दिए को रात में बनाना ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है और इसे कोई और व्यक्ति न देखे। भोला अपने परिवार के साथ मिट्टी को लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। कविता, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब सब ठीक होगा। देखो, भाग्य ने हमें नई राह दिखाई है। आप मिल गए मेरे लिए बहुत है। अब बस हम पहले की तरह साथ रहेंगे। वो उसी रात को वो उस मिट्टी का दिया बनाकर आंगन में रख देता है। सुबह उठकर देखता है तो उसका घर दिया जैसा जगमगा रहा था, जैसे कोई सेठ का घर है। ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार है। ये सब बाबा की देन है। जो गांव वाले भोला और उसके परिवार से घृणा करते थे, अब वही लोग भोला के साथ काम करते हैं और उन्हें इज्जत देते हैं।